नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा व्याकरण के अंतर्गत भाषा के अंग, जिसे अंग्रेजी में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उसके भाषा के अंग जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि आते हैं, तो उसके अंदर जो संज्ञा है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले इसकी परिभाषा को। संज्ञा की परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा के भेद। मुख्यतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर नाउन के नाम से भी जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा है दूसरा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कॉमन नाउन के नाम से पढ़ते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और जिसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से पढ़ते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मैटेरियल नाउन, जिसे हम लोग इंग्लिश में मैटेरियल नाउन के नाम से अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया संज्ञा और संज्ञा के भेद, संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के भेद। संज्ञा की परिभाषा में मैंने बताया ही दिया आप लोगों को कि जैसे किसी भी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को नेमिंग वर्ड भी हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं नेमिंग वर्ड, और इसका जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो संज्ञा को हम लोग नाउन के नाम से पढ़ते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा ये थी, और इसके 5 प्रकार हैं। संस्कृत व्याकरण में प्रातिपदिक नामक शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, गुणवाचक, जिसे विशेषण आदि, विशेषण भी कहते हैं, गुणवाचक को विशेषण भी कहते हैं, आदि आते हैं। यानी संस्कृत व्याकरण में जो प्रातिपदिक नामक एक शब्द भेद होता है, उसके अंतर्गत 3 ही प्रकार के भाषा के अंग माने गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम और गुणवाचक। क्योंकि यहाँ इन 3 शब्द भेदों का रूपांतर प्रायः एक ही जैसे प्रत्ययों के प्रयोग से होता है। भेदों का रूपांतर यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ इन 3 शब्द भेदों का रूपांतर प्रायः एक ही जैसे प्रत्ययों के प्रयोग से होता है। किंतु हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरा धर्म की दृष्टि से। हिंदी भाषा व्याकरण में संज्ञा के जो भेद या प्रकार बताए गए हैं व्याकरणों द्वारा, तो उसको इस तरह से उन्होंने विभाजित किया है। संज्ञा है, और संज्ञा के पहले 2 भेद किए गए हैं। पहला है धर्म और दूसरा वस्तु। धर्म और वस्तु के आधार पर कुल 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। पहला इसमें देखिए, धर्म के आधार पर एक है भाववाचक संज्ञा, और जबकि वस्तु के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 ये वस्तु के अंतर्गत आ गया, और धर्म के अंतर्गत भाववाचक, कुल मिलाकर के 5 संज्ञाएं होती हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो चलिए इन सब का हम लोग विस्तार से थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, किसे हम लोग किस प्रकार के शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ये है हमारा पहला संज्ञा का पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान
और वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का कह रहा है इसमें, जैसे मान लीजिए व्यक्ति का अगर हम नाम लेंगे तो कोई भी व्यक्ति हो जाएगा, जैसे मोहन, सीता, रमन, हेमचंद्र। इस तरह से किसी मनुष्य का जो उसका व्यक्तिगत नाम है, हम उसको उसके नाम के आधार पर पहचान रहे हैं। और उसी तरह स्थान भी है, स्थान के आधार पर भी हम लोग देखिए कानपुर को व्यक्तिगत रूप से हम लोग कानपुर सिटी है अगर, तो कानपुर को कानपुर के नाम से जान रहे हैं। चांदनी चौक, मथुरा, अमेरिका है, अगर अमेरिका एक कंट्री है तो प्रॉपर अमेरिका को कंट्री जो है उसको अमेरिका के नाम से ही हम लोग उसको जानेंगे। लखनऊ, और इस तरह से और भी दूसरे शब्द हैं। और इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में वस्तु हो गई, कोई भी वस्तु है, जैसे रामायण हो गया। रामायण में धर्म ग्रंथ तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे हैं, महाभारत है, श्रीमद् भगवद गीता है, और भी दूसरे धर्मों में भी है, बहुत सारी बाइबिल है। लेकिन इसमें व्यक्तिगत रूप से सिर्फ रामायण की बात कह रहा है कि रामायण वस्तु है, एक प्रकार का विशेष वस्तु है, रामायण है, उसको रामायण को हम लोग उसी के नाम से जान रहे हैं। टेबल, गिलास, रसगुल्ला, पपीता आदि। संज्ञा का दूसरा जो प्रकार है, हम लोग इसको पढ़ेंगे विस्तार से, वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा का अर्थ है किसी खास व्यक्ति, जानवर, कोई भी स्थान या वस्तु का बोध न हो करके, जैसे कोई भी एक व्यक्ति विशेष है, स्थान विशेष है, या कोई वस्तु विशेष है, उसका बोध न हो करके हमको उस व्यक्ति विशेष की या उस वस्तु विशेष की पूरी जाति का बोध हो। अब इसमें परिभाषित किया गया है इसको इस तरह से कि जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों, पदार्थों और स्थान आदि की पूरी जाति का पता चलता हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ का हो सकता है वो, जैसे मान लीजिए वस्तु है, वस्तु में तेल, चीनी, सब्जी, ये क्या है? ये जातिवाचक शब्द हैं। सब्जी तो मान लीजिए कि सब्जी कह रहे हैं तो सब्जी तो सिर्फ एक संबोधन के लिए है। सब्जियां तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन इससे बोलने से ये पता चल रहा है कि नहीं, जो खाने वाली वस्तु है, विशेष वस्तु है, तो उसको हम लोग नॉर्मली अपनी भाषा में कहते हैं कि वो सब्जी है। अब उसका व्यक्तिगत रूप से नाम लें तो ये हो सकता है कि ये गोभी है, ये आलू है, ये बैगन है, कार, पंखा, नल, पापड़ आदि। ये जो शब्द हैं वस्तु विशेष के, इन शब्दों से हमें किसी जाति विशेष का बोध हो रहा है। उसी प्रकार प्राणी है, प्राणी में चींटी, हाथी, बिल्ली, चूहा, आदमी, औरत, बच्चा आदि। अब आदमी कहने से पूरे आदमी जाति का बोध हो रहा है, हम किसी विशेष एक व्यक्ति का तो नाम नहीं ले रहे हैं इसमें। उसी प्रकार स्थान भी, मान लीजिए गली है, गांव, बाजार, दुकान, खेल का मैदान आदि। खेल का मैदान भी है, खेल का मैदान है, अगर बहुत बड़ा सा फील्ड है उसको हम कह रहे हैं खेल का मैदान है। अब उसका व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लिया जा रहा है कि वो क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट का स्टेडियम है, या वो फिर कोर्ट है जिसमें बैडमिंटन खेला जा रहा हो, या वॉलीबॉल खेला जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, बस खेल का मैदान। तो इन शब्दों से हम देख रहे हैं कि एक स्थान विशेष के अंतर्गत जो शब्द आए हैं वो हमें जाति बोधक
शब्द का ज्ञान करा रहे हैं। संज्ञा के जो तीसरे भेद है भाववाचक संज्ञा। देखिए, तीसरा है संज्ञा का जो भेद है वो भाववाचक संज्ञा है। और इसकी परिभाषा, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं विस्तार से। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष, कार्य, दशा और भावों का पता चलता हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, कमजोरी, महानता, ऊंचाई, घबराहट, कायरता, सुंदरता, ईमानदारी, मोटापा आदि। बचपन क्या है? बचपन एक अवस्था है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक अवस्था है। कमजोरी है, वो शरीर की एक अवस्था है, दशा है। महानता है एक तरह का गुण, क्वालिटी। ऊंचाई भी एक तरह की क्वालिटी है, बता रहा है, वो गुण बता रहा है। घबराहट, ये मन के भाव को बता रहा है। कायरता है, वीरता है, सुंदरता है। ये सारे शब्द जो हैं वो कायरता से किसी व्यक्ति के गुण का पता चल रहा है, सुंदरता से भी गुण का पता चल रहा है, ईमानदारी, बेईमानी, मोटापा आदि। अब संज्ञा का जो हम इसमें चौथा भेद पढ़ेंगे अब, तो इसमें चौथा है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का चौथा भेद समूहवाचक संज्ञा है। और इसको विस्तार से यहाँ पे बताया गया है कि जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे लोगों का, व्यक्तियों का दल और वो अलग अलग उद्देश्य से जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सभा, दल, गिरोह आदि। उसी तरह वस्तुओं का समूह, गुच्छा हम लोग आमतौर पर देखते हैं, अंगूर छोटे छोटे फल होते हैं तो वो एक गुच्छे में लगे रहते हैं, बंच के द्वारा एक टहनी से लगे रहते हैं। कुंज मतलब पतली पतली हरी हरी लताओं द्वारा, फूल पत्तियों द्वारा जो घना छायादार जंगल में बना रहता है, उसे हम मान लीजिए उसको एक वस्तुओं का समूह मानकर, क्या है वो जो पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, तो वो एक वस्तु है, लेकिन उन सब को लेकर के एक कुंज शब्द बना है, तो ये वस्तुओं का समूह का बोध करा रहा है। मंडल, घौंद आदि। देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे नंबरिंग करना मैं भूल गई हूँ। ये संज्ञा का 5वां भेद है। संज्ञा के अंतर्गत इसको हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वां भेद, संज्ञा का 5वां भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा शब्द का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है। ये कहने का मतलब है कि अगर कोई संज्ञा शब्द है और वो ऐसा शब्द है जिससे किसी वस्तु का नाप पता चल रहा हो कि वो कितने वजन का है, वो कितना ऊंचा है, मतलब मेज़रमेंट उसके नाप तौल का पता चलता हो, वो कितना भारी है, कितना हल्का है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो ऐसे वस्तुओं का जब हम बोध करते हैं तो ऐसे वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और जैसे मान लीजिए लोहा, सोना,
चांदी, दूध, पानी, नमक, तेल, ये सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिसका हम लोग नाप तौल कर सकते हैं, इनका मेज़रमेंट किया जा सकता है और इनका कभी भी बहुवचन नहीं लिखा जाता है और ना ही पढ़ा जाता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पे पहले जाए। तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।